हेलो एवरीवन। आज हम संविधान के एक नए पार्ट और उससे रिलेटेड सारे आर्टिकल्स को डिटेल्ड में जानेंगे। सरकार जो नागरिकों के हित के लिए काम करती है, उनके वेलफेयर के लिए काम करती है, कई नई नई नीतियां लेके आती हैं, तो वो हमारे संविधान में किस पार्ट में और किस आर्टिकल्स में है। तो जो सरकार नीतियां लेके आती हैं, लोगों के हित के लिए काम करती है, वो आपके पार्ट नंबर 4 में है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जिसे इंग्लिश में कहा जाता है, उसमें है। तो सबसे पहले हम यही जानेंगे कि डीपीएसपी होते क्या हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते क्या हैं। तो भाग 4 में आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व आते हैं। ये एक ऐसे निर्देश होते हैं जो सरकार को ये बताते हैं कि देश को किस दिशा में चलाना है, ताकि भारत एक कल्याणकारी देश बन सके। ठीक है। अगला ये पूछा जाता है कई बार कि इसे संविधान में किस देश से लिया गया है। तो संविधान में इसे आयरलैंड से लिया गया है। ये कोई अदालत लागू नहीं करती डीपीएसपी, लेकिन फिर भी सरकार जब भी नया कोई कानून बनाती है तो ये एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक सिद्धांत होगा। ठीक है। इसमें कितने से कितने आर्टिकल आते हैं, तो इसमें आपके 36 से 51 तक आर्टिकल्स आते हैं। इसमें आपके नागरिकों के लिए सरकार क्या क्या काम करेगी ये बताया गया है डिटेल्ड में। तो आज हम यही जानेंगे। आर्टिकल नंबर 36 आपका राज्य की परिभाषा है। आर्टिकल नंबर 36 में जैसे कि मैंने आपको कल की वीडियोज में बताया था कि मौलिक अधिकार पार्ट नंबर 3 में आता है, जिसमें आपका आर्टिकल नंबर 12 में सबसे पहले राज्य की परिभाषा आती है। सेम वही आपका आर्टिकल नंबर 36 में भी राज्य की परिभाषा दी गई है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पंचायतें, स्थानीय निकाय, सरकारी संस्थाएं, ये सारी आपके किसके अंतर्गत आएंगी? आपके राज्य के अंतर्गत आएंगी। अगला होता है आपका आर्टिकल नंबर 37। इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति है कि क्या है, मतलब कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते क्या है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये कोई अदालत लागू नहीं करती, फिर भी ये सरकार के लिए बहुत जरूरी है। जब भी सरकार कोई नया कानून बनाए तो उसे एक बार डीपीएसपी को देखना होता है। अगला आपका आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 38, सामाजिक व्यवस्था और कल्याण। सरकार किन किन चीजों पे काम करेगी? सरकार देखेगी कि सामाजिक न्याय हो, राजनीतिक न्याय हो, आर्थिक न्याय हो, सामाजिक अव्यवस्था, असमानता, इन सबको दूर करेगी। अगला आर्टिकल आपका 39 है, आर्टिकल नंबर 39। इसमें क्या है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांत है। सरकार क्या क्या बातें ध्यान में रखेगी कि सभी जो नागरिक हैं उनको रोजगार मिल सके, रोजगार के साधन मिल सके, धन का गलत केंद्रीकरण ना हो। ठीक है। और क्या क्या मिल सके, देश की जो संपत्ति है किसी एक समुदाय तक ना रह जाए, पूरे समुदाय में फैले। पुरुष और महिलाओं को समान वेतन के लिए समान वेतन मिलना चाहिए, समान कार्य के लिए। महिलाओं, बच्चों, मजदूरों को पोषण मिल सके, स्वास्थ्य विकास के लिए कार्यक्रम, ये सारे आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांत है। इसी में आपका एक आर्टिकल 39A भी आता है, जिसमें आपको समान न्याय और मुफ्त न्यायिक सहायता दी जाएगी। इसमें सरकार गरीब लोगों के लिए मुफ्त में न्याय, कानून सब तक पहुंच सके, इसके लिए मुफ्त न्याय दिलवाएगी। मुफ्त वकील और न्याय हर किसी के पास मुफ्त पहुंच सके, गरीब लोगों के पास, इस आर्टिकल में ये कहा गया है। आर्टिकल नंबर 40 आपका ग्राम पंचायतों से रिलेटेड है। सरकार गांव में पंचायत व्यवस्था कराएगी, यही बाद में पंचायती राज व्यवस्था बन जाती है। आर्टिकल नंबर 41 में आपका काम, शिक्षा और रोजगार की व्यवस्था है। सरकार जरूरत पड़ने पर शिक्षा, रोजगार और बेरोजगारी को कम करने का प्रयास करेगी। जब भी जरूरत पड़ेगी देश में तो शिक्षा, बेरोजगारी को दूर करने के उपाय और रोजगार देगी। आर्टिकल नंबर 42 में आपके मानव कार्य संबंधी नियम हैं और आपके मातृत्व सहायता है कि अच्छी काम करने की जगह हो, अच्छा वेतन हो, और अगर महिलाएं मैटरनिटी लीव मिले, महिलाओं को जब भी वो प्रेग्नेंट है तो उनको लीव मिले, ये आर्टिकल नंबर 42 में आपके कहा गया है। आर्टिकल नंबर 43 आपका श्रमिकों से संबंधित है। अच्छा वेतन मिल सके, सही मेंटेन हो, ऐसा नहीं हो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक उसमें काम करना पड़ रहा हो मजदूरों को स्थिति में। इसी में आपके दो और आर्टिकल्स आते हैं, 43A और 43B। 43A उद्योगों में श्रमिकों का व्यवस्था, कि जहां पर भी उद्योग है वहां पे अगर श्रमिकों की नीड है तो सरकार इसको देखेगी। 43B आपका सहकारी समितियां आएंगी। सरकार सहकारी समितियों की स्थापना करेगी, जैसे डेयरी सहकारी समिति, ये इसी में ही आएगी। आर्टिकल 44 यूनिवर्सल सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। पूरे देश में एक जैसा कानून लागू करने का प्रयास चल रहा है। अभी भी अलग अलग धर्मों का अलग अलग कानून है,
जिसमें सरकार ये प्रयास कर रही है कि सभी जगह एक ही कानून लागू हो सके। ठीक है। आर्टिकल नंबर 45 आपका ये कहता है प्रारंभिक बालक को शिक्षा देने पे बताया गया है 6 वर्ष से ऊपर तक के बच्चों के लिए 6 वर्ष से बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा और देखभाल दी जा सके। आर्टिकल 46 आपका SC ST और कमजोर वर्गों के लिए है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और कमजोर वर्गों के हित के लिए काम करेगी सरकार। अगला आर्टिकल आपका आर्टिकल नंबर 47 है। आर्टिकल 47 में क्या कहा गया है, तो आर्टिकल 47 में आपके पालन पोषण से संबंधित कहा गया है कि सरकार किस किस चीज पे काम करेगी। पोषण व्यवस्था देखेगी, उनका स्तर देखेगी, नशे पदार्थों को कम करेगी, रोजगार दिलवाएगी, नशा मुक्त केंद्र खुलवाएगी। ये आपके आर्टिकल 47 में आता है। आर्टिकल 48 आपका कृषि और पशुपालन से रिलेटेड है। सरकार कृषि तकनीकों और कृषि उद्योगों में काम देखेगी कि कितना अच्छी टेक्नोलॉजी से काम हो रहा है। खासकर गाय और दूध जो डेयरी प्रोडक्ट्स है उन पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। इसी में आपका आर्टिकल नंबर 48A आता है, जिसमें आपका पर्यावरण संरक्षण आता है। सरकार जंगल, पर्यावरण और इन सब की रक्षा करेगी। रक्षा मतलब कि पर्यावरण को देखेगी कि कोई उसकी हानि तो नहीं कर रहा है। आर्टिकल 49 आपका राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा से रिलेटेड है। सरकार ऐतिहासिक जो भी स्मारक हैं जैसे लाल किला, ताजमहल, इनके कोई भी किला, तो इनकी रक्षा करेगी, कोई तोड़फोड़ ना हो। ये आपका 49 में आएगा। आर्टिकल 50 आपका कहता है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका अलग अलग होगी। न्यायपालिका को सरकार के दबाव से अलग रखना है ताकि न्याय जो है वो निष्पक्ष हो सके, कोई पहले से ही लोगों के नागरिकों के अधिकारों को ना छीन ले। ठीक है। आर्टिकल 51 लास्ट इस पार्ट का अंतर्राष्ट्रीय शांति के बारे में बताता है। सरकार देश में शांति, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को और ज्यादा मजबूत करेगी। तो ये आपके आर्टिकल्स थे जो कि 36 से 51 तक थे, जिसमें सरकार क्या क्या काम करेगी लोगों के हितों के लिए और अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर क्या क्या चीजें होंगी। मौलिक अधिकार नागरिकों को शक्ति देता है, जबकि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो सरकार को ये बताते हैं कि उन्हें देश के लिए क्या क्या काम करना है, नागरिकों के हित के लिए क्या क्या काम करना है। आपको मौलिक अधिकार इसीलिए दिए गए हैं ताकि अगर सरकार अच्छे से काम नहीं कर रही है, आपके मौलिक अधिकारों का हनन कर रही है, तो आप उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं। तो यह आपका पार्ट नंबर 3 था, जिसको हमने अच्छे से ये समझा कि इसमें क्या क्या आएगा, सरकार इसमें क्या क्या काम करेगी और मौलिक अधिकार और DPSP में क्या अंतर है, मैंने आपको ये बताया है। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। सबसे पहला यही क्वेश्चन है कि DPSP कौन से पार्ट में लिया गया है, तो आपका पार्ट 4 से है। 44 आर्टिकल बहुत बार पूछा जाता है, तो ये क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड है। पर्यावरण संरक्षण पूछा जाता है जो आपका आर्टिकल नंबर 48A में आता है। ठीक है। नीति निर्देशक तत्व होता क्या है, ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है वन लाइनर फॉर्म में। तो नीति निर्देशक तत्व आपको मैंने बताया कि एक ऐसा सेट है, ऐसा नियम है जो कि बताती है सरकार को कि देश को किस दिशा में उन्हें चलाना है। तो ये आपका आर्टिकल पार्ट नंबर 3 आर्टिकल 36 से 51 तक आज हमने डिटेल्ड में समझा कि किस आर्टिकल में क्या है और सरकार इसमें क्या क्या काम करेगी। ठीक है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।